लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग शायद तुम लोगों ने इससे पहले यूज़ करी होंगी। जैसे अगर हम कोई चीज़ आउटपुट करवाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने बताया था, हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं, बट दैट वाज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। जिस तरह आम वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर होता है, डबल होता है, या और जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, इंट हो, ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। यानी कि ये जितनी भी हमने डेटा टाइप्स अब तक देखी हैं, इसके अलावा डबल हमने देखी, करेक्टर हमने देखी, ये सारी डेटा टाइप्स C++ के अंदर बिल्ट इन होती हैं। या जितनी भी हम लैंग्वेजेस देखेंगे आगे, जावा भी तुम लोग देखोगे तो उसमें ये सारी जो डेटा टाइप्स होती हैं या इनसे मिलती जुलती जो डेटा टाइप्स होती हैं, बूल होती है, तो वो सारी जो डेटा टाइप्स हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप। सबसे पहली बात तो ये देख लो, स्ट्रिंग, अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं या हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग बेसिकली क्लास होती है और हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। अब क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये जब तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग और डिटेल में देखोगे। फ़िलहाल अभी ये समझ लो कि हमारे पास जिस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स में हम एक मोल्ड या एक डाई हम बना रहे होते हैं, तो इसी तरह क्लासेस भी एक तरह का मोल्ड या डाई होती हैं, जिसमें हम कुछ उसकी बेसिक जो चीज़ें होती हैं उस क्लास की, वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। उसके अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमने डिफ़ाइन किए वो बिल्कुल ऐसी जैसे स्ट्रक्चर में होते थे। स्ट्रक्चर में हमने फंक्शंस नहीं देखे थे, लेकिन क्लासेस के अंदर फंक्शंस भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली एक क्लास है, और जिस तरह हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, तो इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग कोई चीज़ डिफ़ाइन करते हैं जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो बेसिकली हम उस क्लास का वेरिएबल बना रहे होते हैं। सही है, तो मैं अगर कहती हूँ स्ट्रिंग S1, तो दैट मीन्स S1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, ये कोई वेरिएबल डेटा टाइप का वेरिएबल नहीं है, ये कोई बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, ये एक बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, जो C++ की लाइब्रेरी में होती है मौजूद, और उसके लिए हम इंक्लूड करवा देते हैं string.h। ठीक है, ये जो क्लास है ये कहाँ मौजूद है, string.h के अंदर। तो जब भी हमें स्ट्रिंग्स यूज़ करनी होंगी या स्ट्रिंग के जो फंक्शंस हैं वो हमें यूज़ करने होंगे, तो हम यहाँ पर string.h ज़रूर इंक्लूड करवाएंगे, जिस तरह हम iostream.h इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि आयो स्ट्रीम हम इंक्लूड करवाते हैं, तो उसके साथ हमें स्ट्रिंग की क्लास इंक्लूड करवानी पड़ेगी अगर हमें स्ट्रिंग की क्लास को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्लास है, क्लास का हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम स्ट्रक्चर्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम इस तरह लिखते हैं ना, अगर मैंने सपोज़ बुक का स्ट्रक्चर बनाया तो मैं लिखती हूँ बुक B1, और फिर मैं कहती हूँ B1 डॉट नेम, या B1 डॉट उसका जो भी उसके जो मेंबर्स होते हैं वो। तो इसी तरह इस क्लास के अंदर अगर सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बनाया है, मैं सपोज़ कह देती हूँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैंने बना दिया S1, दैट मीन्स कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का। ठीक है, जिस तरह हम स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं, तो ये क्लास का वेरिएबल है S1। अगर मैं इस S1 के साथ इस क्लास के अंदर जितने फंक्शंस मौजूद हैं, अगर मैं सपोज़ स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना चाहती हूँ, तो ये भी एक फ़ंक्शन है लेंथ का। ठीक है, तो मैं इसी तरह फ़ंक्शन कॉल करूँगी जैसे कॉल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये फ़ंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है क्लास के अंदर, तो हम खाली उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इस फंक्शन लेंथ को कॉल कर रही होंगी, और तो वो मुझे रिटर्न करके दे देगा कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ वेरिएबल हो सकती है। जब अगर हम सी की बात करें, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज के अंदर वो स्ट्रिंग, वहाँ पर भी कोई डेटा टाइप नहीं होती है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हम स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं कि वो करेक्टर्स का एरे है। ठीक है, तो मैं अगर लिखती हूँ इस तरह से कोई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड सपोज़, तो HELLO ये सब क्या हैं, करेक्टर्स हैं, तो मैं करेक्टर्स का एरे एक तरह से बना रही हूँ। तो हर स्ट्रिंग जब भी हम बनाएंगे उसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है, उसके अंदर हम कोई भी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हम डाल सकते हैं। और अगर मैं लेंथ का फंक्शन सपोज़ कॉल करती हूँ, तो वो जो भी उसकी लेंथ होगी, जितने उसके अंदर करेक्टर्स हैं, जितनी उस एरे की लेंथ है, करेक्टर्स के एरे की लेंथ है, वो मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बनाने का तरीका वही है, हम स्ट्रिंग की क्लास का नाम लिखते हैं और क्लास के नाम के साथ उसके वेरिएबल्स, हम जो भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं हम उसके लिए वेरिएबल बना देते हैं।
अब जिस तरह हम नॉर्मल डेटा टाइप्स के लिए हम ये देखते थे कि इंट अगर हम बनाते हैं तो इंट इंट का मतलब ये होता है कि 4 बाइट्स एलोकेट हो गई हैं, फ्लोट का मतलब था कि 4 बाइट्स एलोकेट हो गई हैं, एंड सो ऑन जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स थी। इसी तरह हमने शॉर्ट के लिए देखा था कि 2 बाइट्स एलोकेट हो जाती हैं, बूल के लिए हमने देखा था कि 1 बाइट एलोकेट हो जाती है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट एलोकेट हो जाती है। जब स्ट्रिंग की क्लास का हम बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इज़ नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग के लिए कितनी बाइट्स एलोकेट हुई होंगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जब हम वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि उस क्लास का वेरिएबल हम बना रहे हैं, तो इस वेरिएबल के अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ पॉइंटर, सही है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली ये एम्प्टी है, हम नहीं बता सकते हैं इसके लिए कितनी जगह एलोकेट हुई होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये इसके अंदर नल है, और वो नल जब तक रहेगा, जब तक नल का मतलब होता है कुछ नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नल का मतलब होता है कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होगा तो उसके अंदर वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, वो किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, वो नल को पॉइंट कर रहा, ठीक है। तो जब तक मैं इसमें कैरेक्टर्स नहीं डाल देती हूँ, मैं इस स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ नहीं करवा देती हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो str हमने बनाया है इसके अंदर अभी फ़िलहाल नल होगा। मैं अगर इसका साइज़ मालूम करना चाहूँ तो उसका साइज़ अभी डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट डिफ़ाइन। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर देते हैं कॉमा लगा के, तो मैं इस तरह कॉमा लगा के स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज़ करवा सकती हूँ, इनिशियलाइजिंग सॉरी डिक्लेयर करवा सकती हूँ। अभी तक सिर्फ मैंने डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज़ कुछ नहीं करा। इनिशियलाइज़ करवाने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को हम कर देते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगा के हम वैल्यू बता देते हैं, तो इसी तरह हम स्ट्रिंग को जहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं साथ साथ इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रिंग डिक्लेयर भी हो रही है और साथ साथ इनिशियलाइज़ भी हो रही है। जब मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि जब मैंने कह दिया कि इस स्ट्रिंग str1 के अंदर ये दिस इज़ एन एग्जांपल मैंने स्टोर करवा दिया, तो अब इस स्ट्रिंग का मैं साइज़ बता सकती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके लिए कहूँ कि कितनी बाइट्स रिजर्व हुई होंगी, दैट वुड बी 19 बाइट्स, ठीक है। तो मेमोरी में कोई जगह होगी जिसके लिए उसने 19 बाइट्स रिज़र्व कर दी होंगी, उन बाइट्स के अंदर एक एक करके ये कह सकती हूँ 19 बाइट्स, क्योंकि इसकी लेंथ 19 है, तो 19 बाइट्स जो हैं वो उसके लिए एलोकेट हो गई होंगी। उन बाइट्स का जो एड्रेस है वो अब किसके पास है, str1 के पास, ठीक है। str1 क्योंकि पॉइंट कर रहा है, मैंने यही बताया था कि str1 इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर नल होता है अनटिल एंड अनलेस हम उसको इनिशियलाइज़ नहीं करवा देते हैं। तो अब जब मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया तो अब हर बाइट के अंदर एक एक करेक्टर, क्योंकि हर करेक्टर एक बाइट ले रहा होता, तो THI देन S देन स्पेस के लिए भी करेक्टर होगा, देन इज़ I देन S एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से सारी बाइट्स जो हैं वो एक एक करेक्टर हर बाइट पर स्टोर्ड होगा, और इस स्ट्रिंग का जो समझ लो कि स्टार्टिंग एड्रेस है वो किसके पास होगा, str1 के पास, ठीक है। तो str1 वुड बी पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रिंग जो मेमोरी में कहीं स्टोर्ड होगी, और ये मेमोरी में अब कितनी बाइट्स ले रही होगी, 19 बाइट्स। जब तक मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया था तो उससे पहले इसके अंदर नल था, ये किसी भी मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट नहीं करी थी, इट वॉज जस्ट नल, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं किसी और स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ करवा दूँ, तो यहाँ पर भी यही होगा कि str2 अगर मैंने इक्वेट कर दिया str1 से, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर उसकी कॉपी बन जाएगी, तो सेम 19 बाइट्स इसके लिए भी रिजर्व हो जाएंगे str2 के लिए, ठीक है। तो जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाते हैं इक्वल्स टू के साइन के साथ, इसी तरह हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स को भी करवा सकते हैं। अच्छा, इनपुट लेने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल ऐसे ही हम cin के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक होता है कि जब हम cin के थ्रू इनपुट लेते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो जहाँ पर हमने स्पेस प्रेस की होती है तो वहाँ पर वो उस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है, स्पेस के बाद जो है वो स्टोर नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि स्पेस के साथ स्टोर हो स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद, तो फिर हमें गेट लाइन यूज़ करना पड़ेगा, वी विल नॉट यूज़ दिस cin। गेट लाइन और cin में सिर्फ इतना फ़र्क है कि गेट लाइन एक फंक्शन है, गेट लाइन के अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, ऑब्वियसली हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट है कीबोर्ड, तो cin हमारा इनपुट है, जो इनपुट स्ट्रीम है, और सेकंड थिंग इज़ st1 दैट इज़ वो स्ट्रिंग जहाँ पर मुझे इनपुट लेकर आना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर बता रहे होते हैं कि str1 में हमें इनपुट लेकर आना, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह ये बता रहे होंगे कि हमें इनपुट किस स्ट्रिंग के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो गेट लाइन वुड बी टेकिंग 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट इज़ cin, इनपुट कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड इनपुट, और दैट इज़ cin, और सेकेंड पैरामीटर वुड बी द स्ट्रिंग जहाँ पर हमें इनपुट लेकर आना है। तो गेट लाइन और cin में ये फ़र्क याद रखना हमेशा, कि मैं डिफरेंस पूछ सकती हूँ उस तरह से कि cin और गेट लाइन में क्या फ़र्क है, तो यू शुड नो दैट कि गेट लाइन का जो फंक्शन होता है वो स्पेसेस के साथ
इनपुट रीड करता है और जो सी इन का फंक्शन होता है वो स्पेसेस पे ब्रेक कर देता है। स्पेस के ऊपर अगर मैंने स्पेस या इंटर प्रेस करा तो वहाँ पर मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, वो स्पेसेस को स्टोर नहीं करता, ठीक है। तो अगर मुझे स्पेसेस के साथ कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो वी वुड बी यूजिंग गेट लाइन। इसकी एक एग्जांपल है इसी तरह से कि मैं अगर नेम रीड करती हूँ किसी का और मैंने इनपुट में यहाँ पर स्पेस के साथ इनपुट दिया था अली रज़ा, तो ये जब इनपुट इसने लिया तो इसने सिर्फ अली लिया, स्पेस पे इसने ब्रेक कर दिया, रज़ा इसने स्टोर नहीं करा, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अली रज़ा पूरा कम्प्लीटली स्टोर हो तो देन आई विल बी यूजिंग गेट लाइन नॉट सी इन। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही बता रहे हैं कि गेट लाइन का फंक्शन हमने यूज़ करा है सी एन एंड नेम, जिसके अंदर हमें नेम इनपुट लेना। और मैं अगर इस तरह से पूरा नाम स्टोर करी हूँ रिहाब मोहम्मद हसन, दैट वुड बी स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिंग नाउ नेम। तो मैं अगर इस नेम को प्रिंट करवाऊँगी तो ये पूरा नाम प्रिंट हो रहा है, जबकि वहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो वहाँ पर पूरा नाम प्रिंट नहीं कर रहा था, सिर्फ अली प्रिंट कर रहा था। अच्छा, एक और जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है दैट इज़ कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग्स के अंदर हम एक और ऑपरेटर लगा सकते हैं दैट इज़ प्लस का ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन में होता ही है कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में मर्ज करना चाह रही हूँ, कॉन्कैटिनेट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसे प्लस के साइन के थ्रू कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकता है मैं हार्ड कोडेड दे रही हूँ कि रिज़ल्ट के अंदर अगर सपोज रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, तो मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके या मर्ज करके, तो दिस इज़ द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस दोनों को मर्ज करके, यानी कि S1 के आगे S2 को अपेंड कर देगा प्लस का ऑपरेटर, और वो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसके अंदर स्टोर कर देगा रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि S1 और S2 दोनों वेरिएबल्स हों। मैं इस तरह भी लिख सकती थी डायरेक्टली हेलो प्लस S2, ठीक है, और मैं ऐसे एक वेट कर देती रिज़ल्ट के साथ, तो मैं ये लिख सकती हूँ रिज़ल्ट इक्वल्स टू हेलो प्लस S2। तो इस तरह भी हो सकता है, मैं किसी स्ट्रिंग के साथ किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर दूँ, और कॉन्कैटिनेशन का हम ऑपरेटर हम जितनी दफ़ा चाहे लगा दें, ज़रूरी नहीं हम एक दफ़ा लगाएं। मैं S1 प्लस S2 प्लस कुछ और आगे भी कर सकती हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एंड एनीथिंग, योर नेम, योर क्लास, ठीक है, मैं इस तरह लिख सकती हूँ। तो कितनी भी स्ट्रिंग्स हो हम उन सबको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। आगे चलते हैं, और कॉन्कैटिनेट करने से S1 और S2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन द सेम। अच्छा, यहाँ पर अब यही चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करी है कि अगर मैं किसी का फ़र्स्ट नेम रीड करती हूँ, मैंने फ़र्स्ट नेम के वेरिएबल में इनपुट ले लिया, लास्ट नेम रीड करती हूँ, लास्ट नेम के वेरिएबल में इनपुट ले लिया, दोनों को कॉन्कैटिनेट करके फिर प्लस ऑपरेटर मैं स्टोर करवा रही हूँ इन फुल नेम, और पहले लास्ट नेम करवा रही हूँ, फिर कॉमा करवा रही हूँ, और फिर फर्स्ट नेम करवा रही हूँ। तो तीन चीज़ें कॉन्कैटिनेट हो रही हैं, कॉमा इज़ ऑल्सो कॉन्कैटिनेटेड। तो जो भी मेरे पास इनपुट आएगा, अगर सपोज़ यूज़र ने इनपुट किया था हादिया, देन यूज़र ने इनपुट किया था अनवर, तो फुल नेम के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर होगी दैट वुड बी हादिया कॉमा अनवर, ठीक है। और मैं अगर प्रिंट करवाऊँगी तो यही स्ट्रिंग आउटपुट में मुझे शो कर रहा होगा। या मैं अगर उसे स्टोर ना करवाऊँ, जैसे मैं यहाँ पर फुल नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा रही थी और फिर मैं फुल नेम को आउटपुट करवा रही थी, मैं डायरेक्ट अगर सी आउट में कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर यूज़ करना चाहती हूँ तो देन आई कैन यूज़ दैट एज वेल, ठीक है। मैं सी आउट में डायरेक्टली फुल नेम प्लस लास्ट नेम प्लस कॉमा प्लस फर्स्ट नेम एंड सो ऑन, जितने भी दफ़ा मैं प्लस ऑपरेटर के साथ उसे कॉन्कैटिनेट करके लिख दूँ, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम देख चुके हैं, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये स्ट्रिंग के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनका रिज़ल्ट होगा क्या, अगर दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली इक्वल हैं तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा इक्वल इक्वल का ऑपरेटर। अगर वो इक्वल नहीं है, इक्वल का मतलब ये है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। अगर मैंने इस तरह से लिखा है, मैंने दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, एक है अली और दूसरे स्ट्रिंग में है अली, तो इक्वल टू का ऑपरेटर मुझे इसमें अगर मैं यूज़ करती हूँ अली इक्वल इक्वल अली, तो ये मुझे रिज़ल्ट में रिटर्न करके दे देगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि केसेस मैच नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यानी कि वही कैपिटल ए के साथ अली होना चाहिए, तो फिर वो कहेगा ट्रू, अदरवाइज दैट वुड बी फॉल्स। नॉट इक्वल का ऑपरेटर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं हैं तो वो तुम्हें ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था स्मॉल ए के साथ अली, तो नॉट इक्वल का ऑपरेटर वुड बी रिटर्निंग ट्रू फॉर दैट, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, ठीक है, जबकि इक्वल टू का ऑपरेटर वुड रिटर्न फॉल्स। इसी तरह ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल्स होते हैं, अगर सपोज़ मैं इस तरह से ले लेती हूँ दो स्ट्रिंग्स, आई एम नॉट टेकिंग दिस एग्जांपल,
अगर मैं सपोज़ लिखती हूँ उस तरह से, अली इज़ ग्रेटर देन सपोज़ अदनान, ठीक है। अब वो यहाँ से स्ट्रिंग को मैच करना शुरू करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्या वो इससे बड़ा, वो बड़ा किस तरह से देखता है, वो एस की कोड्स मैच करता है। ए और ए तो इक्वल हैं। जब मैं एल और डी पर जाऊँगी तो एल इज़ ग्रेटर देन डी इन टर्म्स ऑफ एस की कोड, क्योंकि एल का एस की कोड बाद में आता है और डी का पहले आता है, तो वो इस स्ट्रिंग पे कह देगा ट्रू, ठीक है। अली इज़ ग्रेटर देन अदनान। अब क्योंकि तुम लोग कहोगे कि मिस लेंथ तो दोनों की, इसकी कम है और उसकी ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट लेंथ को मैच नहीं कर रहे हैं हम मैच कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को। जहाँ पर उसे एस की कोड जो है वो उससे ज़्यादा मिल गया, तो वो उस स्ट्रिंग को कह देगा कि वो बड़ी है, ठीक है। जिस करेक्टर के ऊपर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर सपोज़ मेरे पास सेकंड करेक्टर भी सेम होता, यहाँ पर भी एल था और यहाँ पर भी एल होता, फिर वो नेक्स्ट करेक्टर को मैच करता, आई और एन को या आई और डी को मैच करता, ठीक है। तो फिर वो देखता कि आई बड़ा है या फिर एन बड़ा है, तो फिर वो मैच करने के बाद रिज़ल्ट जो भी आएगा किसी ना किसी करेक्टर के ऊपर, तो हमें ऐसा मिलेगा कि जो करेक्टर्स हैं वो कोई ना कोई करेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के करेक्टर से बड़ा या छोटा होगा, तो अकॉर्डिंगली ये मुझे रिज़ल्ट रिटर्न करके दे देगा। लेकिन मैच वो किसको कर रहा होगा, एस की कोड्स को, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल भी होगी। अगर सपोज़ मेरे पास ये स्ट्रिंग्स हैं ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई एफ एंड ए बी सी, और दूसरी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई देन स्पेस देन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं अगर ये ऑपरेटर लेस देन का चेक करती हूँ एस वन और एस टू के दरमियान, क्या एस वन इज़ लेस देन एस टू, तो ठीक है। अब ये देखते हैं, ए बी सी तो सेम है, जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर डी है। अब स्पेस का एस की कोड जो है वो अगर स्पेस का करेक्टर डी से छोटा है तो फिर वो कहेगा कि एस वन इज़ लेस देन एस टू, अदरवाइज़ वो कहेगा इट इज़ फॉल्स, ठीक है। जो कि इस केस में है, स्पेस जो होता है वो अगर हम एस की टेबल खोल कर देखें तो स्पेसेस पहला आती हैं और फिर ए बी सी डी आता है, तो दैट मीन्स कि स्पेस इज़ लेस देन डी, दैट मीन्स कि दिस इज़ ये स्ट्रिंग बड़ी हो गई एस टू और ये वाली स्ट्रिंग छोटी हो गई। तो यहाँ पर इस केस के अंदर एस वन लेस देन एस टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग का किसी स्पेसिफिक करेक्टर को एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है, तो क्योंकि मैंने कहा था कि स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ करेक्टर्स का एरे होता है, तो मैं बिल्कुल ऐसे कर सकती हूँ कि मैं एक अगर मेरे पास सपोज़ कोई स्ट्रिंग एक्स है, एक्स के अंदर एच आई जी एच हाई स्टोर्ड है, तो मैं किसी भी करेक्टर को एक्सेस कर सकती हूँ यूजिंग द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, जैसे कि एरेज में हम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्स का अगर मैं कहूँगी कि ज़ीरोथ एलिमेंट, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, एच। अगर मैं कहती हूँ एक्स का सेकंड एलिमेंट, तो दैट वुड बी जी, और एक्स का थर्ड एलिमेंट वुड बी एच, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे करेक्टर्स इसी तरह आते जाएंगे जिस तरह हम एरेज में एक्सेस कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वो करेक्टर है तो इसलिए यहाँ पे करेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हुआ। स्ट्रिंग याद रखना हमेशा एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है, तो हम जिस तरह एरेज को एक्सेस करते हैं सबस्क्रिप्ट के साथ, इसी तरह हम स्ट्रिंग्स के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, इसके बाद ये सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिए। इक्वल्स टू का प्लस इक्वल अभी आएगा, इक्वल और प्लस इक्वल हमने देख लिया, प्लस इक्वल अभी हम आगे देखते हैं। बाकी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हमने देख लिया, सी इन सी आउट जैसे हम करवाते हैं। ये हमने देख लिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और कॉन्कैटिनेशन भी हमने देख लिया स्ट्रिंग्स की। अच्छा, अब उसके बाद कुछ फंक्शंस पर आ जाते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग की क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की क्लास के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक है कि सब फंक्शंस के नाम जो हैं वो कैपिटल लेटर्स हैं, लेकिन एक्चुअली फंक्शंस के नाम जो होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये चीज़ बस देख लेना, जितने भी फंक्शंस हैं सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये फंक्शंस हम एक एक करके देखेंगे कि फंक्शंस करते क्या हैं, और ये पता होने चाहिए कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज फंक्शंस। एक तो मैंने बता दिया था लेंथ का फंक्शन जो तुम्हें स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा होगा, और बाकी सारे फंक्शंस क्या करते हैं वो देखेंगे अभी हम।
सही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, लेंथ का फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा होता है स्ट्रिंग की लेंथ। तो मैंने अगर किसी स्ट्रिंग में स्टोर करवाया हुआ एग्ज़ाम, तो मैं अगर लेंथ का फंक्शन डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करती हूँ। मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल या स्ट्रक्चर का वेरिएबल, उसके अंदर की हमें कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होगी क्लास के अंदर की, तो हम किससे करते हैं? हम डॉट ऑपरेटर से करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर लेंथ का फंक्शन मौजूद है, स्ट्रिंग की क्लास के अंदर मौजूद है। जिस स्ट्रिंग के लिए हम लेंथ का फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, उस स्ट्रिंग का नाम आएगा, डॉट ऑपरेटर आएगा और लेंथ का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ स्मॉल एल से आएगा क्योंकि फ़ंक्शन है ये, और ये कुछ नहीं लेता, कोई पैरामीटर नहीं लेता। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगे और राउंड ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। ये करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये एरर आएगा, बिकॉज वी आर कॉलिंग अ फंक्शन। तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा उसकी लेंथ, और इस केस में लेंथ हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4, तो लेंथ वुड बी 4। एन के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, एन शुड बी एन वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। अच्छा, उसके बाद हम अपेंड का ऑपरेटर देख लेते हैं। अपेंड के हमारे पास दो फंक्शंस हैं जिसे हम कहते हैं